नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेणु मलिक आप लोगों के समक्ष गोभी का फूल पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। गोभी का फूल के मुख्य पात्र केशव चंद्र वर्मा और हनुमान प्रसाद हैं। पिछली कक्षा के कुछ अंश पर प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहानी के मुख्य किरदार हनुमान प्रसाद को प्रथम सोपान में गुजरे के साथ व्यवहार को दर्शाया गया है कि जब हनुमान प्रसाद सब्जी खरीदने जाते हैं तो आलू को छाँट छाँट कर लेते हैं। अरबी को खरीदते हैं तो उसमें मिट्टी को हटाकर तुलवा लेते हैं ताकि अत्यधिक पैसा न लगे। मोल भाव करना उनकी मौलिक आदतों में शुमार हो चुका है। हर कहानी का अगला सोपान लेखक और हनुमान प्रसाद के बीच के वार्तालाप का वर्णन है। लेखक लखनऊ जाने वाले हैं। हनुमान प्रसाद उनको सब्जी के रूप में फूल गोभी खरीदने का भार देते हैं क्योंकि वहाँ पर फूल गोभी सस्ती मिलती है। जब वह उनको फूल गोभी खरीदने आग्रह करते हैं तब उसी दौरान फूल गोभी के प्रत्येक भागों की उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार है जितना कि जीव विज्ञान में भी उसके भागों को वैज्ञानिक ने नहीं बनाए हैं। इसे बताते हैं कि फूल गोभी की पत्ते के इसके कितने उपयोग हैं। फूल गोभी की कसावट का वर्णन किया गया है। कहने का अर्थ यह आम के आम गुठली के दाम वसूल करना चाहते हैं। खैर किसी तरह लेखक फंद छुड़ाते हुए यह कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो गाड़ी छूट जाएगी और हनुमान प्रसाद जी से विदा लेते हैं और लखनऊ बाजार मंडी में पहुँचते हैं। अब लखनऊ से उनकी क्या अन्य ऐतिहासिक जगहों का ज़्यादा सब्जी मंडी विशेष स्थान है, तो अब हम कहानी के माध्यम से जानते हैं जो उनको क्या क्या परेशानी उठाने पड़ी। कथाकार को, रचनाकार को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। लेखक लखनऊ गए तो वहाँ ऐतिहासिक जगह को छोड़कर उनके लिए वहाँ कुछ मायने नहीं था, केवल सब्जी मंडी का में जाना था उनका। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार न थे, परंतु 2-2 आने वाले ही फूलों चाहिए थे। लेखक को हनुमान प्रसाद बोले थे 2-2 आने के फूल चाहिए, इसलिए उन्होंने 2-2 आने के फूल खोजने में पूरी दिन बिता दिया। पूरे पत्ते वाले जिनके डंठल का अचार न बन सके, जिसको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए, लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 3-3 आने के भाव के गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झावा गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला लेखक अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास में से गुजरा। लेखक से नहीं पर कुली से पूछा कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरा दिखाई पड़े। बोले कहिए दावत कब है। तो 2 परिचित थे तो लेखक से पूछते हैं जो कहिए दावत कब है। संजीदगी के जवाब देता हुआ लेखक प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था। लेखक चाहते थे कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। गाड़ी आई, ठस भरी हुई मेल महावाड़ी का दृश्य। गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वह संघर्ष, अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। लेखक के कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे उनको ललकारा। अब न चूक चौहान का अर्थ यहाँ होगा जो समय गवाए बिना गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए। लेखक भी घुसने लगे। भीतर वाले लोग जो थे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए। हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर डिब्बे में भीतर घुसा। हया का अर्थ होता है शर्म। लेखक कहते हैं जो हया नाम सर्व नाम की वस्तु में छोड़ दिया और डिब्बे में घुस गया। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था।
गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ गए रहे थे। आखिर किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झावा भीतर लेने के बाद कुल्ली पर बिगड़ने लगे। कुल्ली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था। उसकी जो मेहनताना था, जो चढ़ाने का जो पैसा होता है, वो मांग रहा था। और लेखक गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर तू मैं होने लगा। लेखक और कुली के बीच में दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला। लेखक ने 4 की जगह 6 आने दे दिया और उनसे छुटकारा पा ली। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। लोष्टवत मतलब मिट्टी के ढेले के समान। तो गाड़ी में जो जितने पैसेंजर थे, जितने लोग थे, जितने यात्रीगण थे, तो उनके लिए ये कह रहे हैं, लेखक कहते हैं, जो दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। जो दूसरे का सामान को मिट्टी के समान समझा जाता है, ऐसे ही सब यात्री उन्हें देख रहे थे। जब तक उठा ले जाने का मौका न हो तब हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता है, साहब इधर ले जाए ना। दूसरा, बेंच के नीचे कर दीजिए। तीसरा, ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुतेरे आए पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर हिलने के लिए तैयार न था। सुझाव देने के लिए सब थे, सुझाव तो सबसे सस्ता है। सुझाव देने के लिए सब तैयार थे, लेकिन थोड़ी सी जगह देने के लिए कोई नहीं तैयार थे। इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों को भी समस्या जो कि तो बनी गई। निशस्त्रीकरण मतलब बिना अस्त्र की, कोई है ही नहीं, किसी कोई साधन नहीं है। गोभी का वो समस्या जो का त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झावा वहीं नीचे पर आ रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे, प्रवेश करते रहे, जिस तरह मैं प्रवेश किया था, जिस तरह लेखक प्रवेश किए थे। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, है। मतलब उनको लग रहा था जो कोई बोल रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ, इस तरह उनको सुनाई दे रहा था। इधर नहीं, उधर गोभी है, गोभी। अरे साहेब, यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। इस तरह की ध्वनि उनके कान में गूंज रही थी। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। जनता मतलब जो एक व्यक्ति यात्री बन जाता है, उसमें कुछ मानवता नहीं, कुछ दूसरे के लिए अदब नहीं रहता है, तो कौन किसका सुनता है। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झावे को जी भर देख भी नहीं पाया। लेखक कहते हैं, जब तक इलाहाबाद स्टेशन नहीं आया, इतनी भीड़ थी, मैं गोभी को तो देख भी नहीं पाया। गोभी के गटे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उसमें शेष बचे थे, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था। अब गोभी की स्थिति क्या हो गई है, अब देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से पूरे कहानी के दौरान हास्य रस के चाशनी में डूबोकर सुख दुख के मनोभावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि रोचकता खुद व खुद उत्पन्न होती चली जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहानी वास्तविकता के बिल्कुल करीब है। इसकी प्रकृति काफ़ी, इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी रोचकदार है, किरदार मौलिक है, संवाद को बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया है। अब हम लोग शब्दार्थ के बारे में जान लें। शब्दार्थ, इसका अर्थ कुछ कुछ शब्द है, कठिन शब्द, इसके बारे में जान लें। गुजरे सब्जी बेचने वाले, रिप्लिका प्रतिकृति, सुहिद अच्छे हृदय वाला, सामत मुसीबत, महात्म महिमा महत्व, तरकारी सब्जी, नायाब बढ़िया, हया लाज, लोष्टवत मिट्टी। अब इस कहानी का निष्कर्ष यही है, तो हास्य रस से भरा हुआ है और वास्तविक जीवन पर आधारित है। धन्यवाद।